क्लास 12th इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। आज हमें बात करनी है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन की। पिछले लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ लिया था कि वो क्या है। आज इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, यानी एक लंबी सी चार्ज्ड वायर है। कुछ इस तरह से देखो, ये एक इनफाइनाइट लंबी चार्ज्ड वायर है, इसमें चार्ज बिखरा हुआ है। जैसे मान लेते हैं हमारी जो वायर है वो प्लस के चार्ज वाली है, ठीक। इस पे प्लस चार्ज जो है पूरी तार पे बिखरा हुआ है, ठीक है। इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर, इस वायर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इस वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले गॉस थ्योरम लगेगी इसमें। तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए तुम्हें पता है हमें बंद सरफेस चाहिए होता है, लेकिन ये कहीं से कहीं तक बंद सरफेस नहीं है। तो इसको क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल सरफेस बना रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल सरफेस जिसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह से अब ये एल लंबाई का गॉसियन सरफेस बना लिया हमने। इस एल लंबाई में, एल लेंथ में जितना चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। समझ गए। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, कंसाइडर्ड अ थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। कंसाइडर्ड यानी हमने ली एक थिन पतली इनफाइनाइट लंबी तार ली हमने, एक सीधी पतली लंबी तार ले ली इनफाइनाइट, और उस पर प्लस चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम वायर। वायर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वी ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ एल। हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया जिसकी लेंथ ली थी एल। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखो, पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें एरिया वेक्टर में बताया था 3D डायग्राम में कि सिलेंडर के 3 सरफेस होते हैं, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस सेकंड सरफेस, और एक ये थर्ड सरफेस। 3 सरफेस होते हैं सिलेंडर के, ठीक है। और अगर हमें किसी चीज़ का फ्लक्स निकालना है तो वो कैसे निकलता है, बहुत छोटे हिस्से के लिए निकलता है, हम पूरे सरफेस के लिए नहीं निकाल सकते। तो मैं इसके छोटे से सरफेस को मान लूँगा DA1 और इसके छोटे से सरफेस को मान लूँगा DA2। इतनी बात समझ में आ गई। और ऐसे इसका सरफेस क्या हो जाएगा, DA3। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अगर मुझे DA1 के लिए एरिया वेक्टर इसकी डायरेक्शन दिखानी तो कहाँ दिखाएंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर, इस तरह से। डायरेक्शन किसकी है, DA1 की है ना, तो DA1 का कैप लग गया। उसी तरह से DA2 की डायरेक्शन दिखानी है तो वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, DA2 का कैप। ऐसे ही DA3 की भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, DA3 का कैप, ठीक है। डायरेक्शन समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पर, ऊपर की तरफ है ना, इधर ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ, यहाँ से भी ऊपर की तरफ ही है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो DA1 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ऐसे ही DA2 और E वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और DA3 और E वेक्टर के बीच ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आ गया। इसको साफ़ सुथरा करके नोटबुक में बना लेना। इसके बाद देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले DA1 के लिए ये φ1 निकाल लेंगे फ्लक्स, इसके लिए φ2 निकाल लेंगे फ्लक्स, और इसके लिए φ3 फ्लक्स निकाल लेंगे, और तीनों फ्लक्स को जोड़ के टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें यही करना है। तो देखो, सबसे पहले लिया हमने फ्लक्स थ्रू सरफेस 1। सरफेस 1 ये है, इसका फ्लक्स देखो कितना होगा, φ1 E वेक्टर E DA1 कॉस, और थीटा कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। इंटीग्रेशन इसलिए लगाया क्योंकि अगर हम इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे तो हमें d रखना पड़ेगा, E DA1 कॉस 90 डिग्री। अगर मुझे तो सिर्फ फाई चाहिए ना, तो इस d को हटाने के लिए यहाँ इंटीग्रेशन लगेगा, और ये सर्कल इसलिए आया क्योंकि ये सरफेस बंद है, क्लोज्ड है। आगे बात समझ में। देखो यहाँ से φ1 कितना मिल जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो होके φ1 जीरो आ जाएगा। उसी तरह से φ2 अगर निकालने जाएंगे तो E D2 कॉस 90 ये भी जीरो हो जाएगा। फिर आता है φ3। देखो कैसे निकलेगा,
ये dA3 और E वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में है तो थीटा 0 है। इस कंडीशन में देखो यहाँ से φ3 निकालेंगे तो क्या होगा, dA3E और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये ऐसे कैसे उतर गया। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट के लिए सेम है, यूनिफॉर्म है, यानी ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, E ऐसे ही आ गया। अब ये dA3 है तो एरिया ही, चाहे dA3 हो, dA2 हो, dA1 हो, dA4 हो, है एरिया ही। तो यहाँ हम एरिया लिख सकते हैं सिर्फ इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x ही होता है, इसलिए a बाहर आ गया। यहाँ से e इंटू, अच्छा एरिया किसका, सिलेंडर बनाया है ना हमने इधर, तो सिलेंडर का एरिया लगेगा। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2πRL, ये φ3 मिल गया। अब टोटल फ्लक्स के लिए तीनों को जोड़ देंगे, φ1 + φ2 + φ3। यहाँ से टोटल फ्लक्स फाई कितना आ गया, E × 2πRL। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दी। इसके बाद हमें पता है गॉस थ्योरम क्या होती है, φ = Q/ε0। तो यहाँ से एक और चीज़ हमें पता है, वी नो डैट लैम्डा = Q/L। ये हमें Q/L की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, देखो हमारे पास जो Q चार्ज है वो तो पूरे इनफाइनाइट तार के लिए है ना, लेकिन हमने गॉसियन सरफेस तो सिर्फ L लेंथ तक का बनाया है, तो हमें चार्ज भी सिर्फ इतना ही चाहिए, इतने हिस्से में। तो इतने हिस्से के चार्ज के लिए हम यहाँ पे लैम्डा = Q/L ले रहे हैं। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई, λL। अब इस Q की वैल्यू को इसमें भर देते हैं तो φ = λL/ε0 हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम ये लिख सकते हैं, फाई की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या निकाली थी, E × 2πRL, वो भर दिया और यहाँ से ऐसे लिख दिया, L से L कट गया और E = ये 2π जो और R जो था नीचे डिवाइड में जाके फॉर्मूला बन गया, E = 1/2πε0 λ/R, हैंस प्रूफ। ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये भी एक डेरिवेशन है। इसमें देखो ये एक चार्ज्ड शीट है, प्लस चार्ज की शीट है, इसमें से एक तार होता हुआ जा रहा है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पिछले डेरिवेशन की तरह इसमें भी गॉसियन सरफेस बनाना होगा, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस में लगता है गॉस थ्योरम। ठीक, ये शीट है, इसमें से तार जा रही है और तार के आसपास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दिया है। उसके बाद आपकी बार प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, प्लस से दूर की तरफ होती है। तो अगर ये dA1 है तो इसकी dA1 की डायरेक्शन भी इधर ही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, तो थीटा 0 डिग्री होगा। यहाँ पे dA2 की डायरेक्शन तो इधर ही होगी बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण दूर की तरफ ही होगी, यानी ये भी एक ही डायरेक्शन में होगा, इसका थीटा भी 0 हो गया। लेकिन तीसरे सरफेस में dA3 में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और ये सामने की तरफ बनता है ना परपेंडिकुलर, तो ये नीचे की तरफ बनेगा, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। यानी ये सब तो वही सब है जो हमने पिछले उसमें भी लिखा था। अगर अब यहाँ से φ1 और φ2 देखें तो 0 डिग्री पे है, यानी दोनों बराबर ही आएंगे, EDA cos 0 डिग्री, यानी EA आ जाएगा ये। ठीक है, φ1 और φ2 EA आ गया। यहाँ से अब तीसरे सरफेस से फ्लक्स निकाल लेते हैं, EDA cos 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के लिए तो ये तो 0 हो जाएगा। अब अगर टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, ये 0 है φ3, φ1 EA है और φ2 भी EA है, EA 2EA हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दी। अब गॉस थ्योरम से हमें पता है, गॉस थ्योरम क्या कहती है, φ = Q/ε0। यहाँ से φ = Q/ε0 तो गॉस थ्योरम आ गई। अब हमें पता है सिग्मा = Q/A होता है। अब इसमें हमें सिग्मा क्यों चाहिए, देखो यहाँ पे एक शीट है, अब ये सरफेस आ गया। पिछले वाले में जैसे लीनियर वाले में लाइन आ रही थी, उसी तरह सरफेस पे भी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें सिर्फ इतने सरफेस का चार्ज चाहिए, तो इसके लिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, सिग्मा = Q/A। तो यहाँ से Q आ जाएगा सिग्मा A, Q की जगह इसकी वैल्यू भर देंगे, सिग्मा A रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बना दी। 1 और 2 से अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 2A रख सकते हैं φ के बदले, और सिग्मा A/ε0, A से A कट हो गया, तो E = σ/2ε0 आ गया। इस तरह से देखो A से A कट हो गया, E = σ/2ε0 आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ को भी अपने नोट्स में ऐड कर लेना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या राइट एनी 4 या 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज़, इसलिए इसको भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना।